Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमारा जो यूनिट चल रहा है वह है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यूनिट के अंदर हमारे जो कॉन्सेप्ट था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो हम कर चुके थे। मीन टू से कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या था, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी मैंने आपको क्लियर किया था। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक फाइनेंस मैनेजर को नियर अबाउट 3 डिसीजंस लेने पड़ते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस। ये तीनों ही टॉपिक्स, ये तीनों ही पॉइंट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इससे लास्ट वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर। नाउ इन दिस वीडियो, आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फाइनेंस प्लानिंग कि फाइनेंस प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। आज हम जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इसके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे बिजनेस के लिए क्या है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ फाइनेंशियल प्लानिंग। First, let us discuss about the meaning of financial planning. Financial planning refers to the preparation of a financial blueprint of an organization's future operations. I repeat, it refers to the preparation of a financial blueprint of an organization's future operations. In fact, a finance manager has to formulate plan regarding future financial requirement, its procurement, and its utilization. So financial planning implies forecasting financial needs of the organization and their suitable source and to ensure their efficient utilization. मैं आपको थोड़ा सा इसको एलोबरेट करके समझाता हूँ आफ्टर इसका मीनिंग क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, प्लानिंग इज डिसाइडिंग द फ्यूचर एक्टिविटीज़। मीन टू से कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब हम किस में कर लेते हैं, प्लानिंग के अंदर कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। प्लानिंग की तरह ही एक फाइनेंस मैनेजर को भी फ्यूचर में हमें कितने फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम कौन कौन से सोर्स से हम वो फाइनेंस अरेंज करेंगे और फिर उस फाइनेंस को कैसे कैसे उसको इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने अब 3 बातें बोली हैं कि एक फाइनेंस मैनेजर को एडवांस में डिसाइड करना पड़ता है कि फ्यूचर में उसको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हमारी कंपनी को रहेगी, वो उस रिक्वायरमेंट को किन किन सोर्स से पूरा करेगा, कहाँ कहाँ से फंड्स रेज करेगा, पैसा अरेंज करेगा, एंड देन किस किस एरिया के अंदर उस पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा, मीटू से इन्वेस्ट किया जाएगा। तो 3 एक्टिविटी होगी। पहली एक्टिविटी होगी कि हमें फाइनेंस की एस्टिमेशन लगाना है, दूसरी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट का पता लगाना है, दूसरी बात होगी कि फाइनेंस को प्रोक्यूरमेंट की फाइनेंस को हमें कहाँ कहाँ से अरेंज करना है, कहाँ कहाँ से लेके आना है। तीसरा पॉइंट हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कि उस फाइनेंस को जो हमने अरेंज किया है उसको किस किस तरह से हमने यूटिलाइज करना है, किस किस तरह से उसको इन्वेस्ट करना है। सो दिस इज मेन 3 एक्टिविटीज़ ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। तो अगर मैं इसको नटशेल में गए तो फाइनेंस प्लानिंग रेफर्स टू predetermining of financial activity so that the objective of organization could be achieved. मीन टू से सभी के सभी फाइनेंशियल एक्टिविटी को सबसे पहले ही हमने उसे डिटरमाइन कर लेना सभी फाइनेंशियल एक्टिविटी को, ताकि हम कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। तो मैं एट लास्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के मीनिंग के अंदर मेनली आपको एक ही बात 3 मेन पॉइंट पे फोकस करता हूँ कि फाइनेंस प्लानिंग के अंदर हमें क्या है कि सबसे हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फोरकास्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद हमें उसके लिए सूटेबल सोर्स, मीन टू से हमारे जो फाइनेंशियल नीड है, हमें जो रिक्वायरमेंट है फंड्स की, उसके लिए सोर्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि हमें किन किन सोर्स से वो फंड्स अरेंज हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा जो रहेगा, तीसरा पॉइंट रहेगा कि इन फंड्स को हम लोग किस तरह से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे या उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे होगी या उसका यूज़ कैसे होगा, ताकि हमारे जो कंपनी के जो अल्टीमेट टारगेट्स हैं उनको पूरा किया जा सके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। Process of financial planning. In fact, under the process of financial planning, the following decisions are
इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज एज अंडर। आप कुछ भी कह सकते हो कि बेसिकली 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। इसको आप कह सकते हो कि ये प्रोसेस भी काउंट किया जा सकता है, या इसके स्टेप्स भी कह सकते हो, या ये 3 डिसीजन भी कह सकते हो, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला है डेटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। इनफैक्ट हमारे फाइनेंशियल जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और एक होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। जिस कंपनी के जैसे शॉर्ट टर्म और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली कंपनी क्या करती है, अपना काम करती है। मैं आपको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन द एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। एडिक्वेट लिक्विडिटी से मतलब क्या है कि फर्म को रूटीन के बिजनेस को करने के लिए, रूटीन की बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके लिए फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें कुछ काम करना है और हमारे पास इन हैंड कैश बिल्कुल भी नहीं है। लिक्विडिटी जो कैश की पोजीशन, जो कैश की जो लिक्विडिटी है या कैश हम इन हैंड जो है वो हमारे पास बहुत कम है, जिससे कि हमारी अगर वो कम होगा तो हमारी रूटीन की एक्टिविटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाएगी और कंपनी की गुडविल के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इसमें मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। नॉर्मल जो कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की, अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव की बात करें, वो होता है, मैं आपको छोटा सा पॉइंट देता हूँ। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का, वो हो सकता है जस्ट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी का हो सकता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो कंपनी सबसे पहले अपनी फाइनेंस प्लानिंग करने से पहले अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अपने ध्यान में जरूर रखेगी। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी। सेकेंड स्टेज पर जो कंपनी है वो अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज को भी डिटरमाइन करेगी कि उसकी कौन कौन सी फाइनेंस की पॉलिसीज हैं, क्योंकि इन पॉलिसीज का कंपनी की फाइनेंस प्लानिंग के ऊपर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है। मैं इसमें कुछ आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कंपनी की कैपिटलाइजेशन पॉलिसी कैसी है, कैपिटल स्ट्रक्चर की पॉलिसी कैसी है, फिक्स एसेट मैनेजमेंट की पॉलिसी कैसी है, डिविडेंड की पॉलिसी कैसी है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की पॉलिसी कैसी है, क्रेडिट की पॉलिसी कैसी है, इन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इन सभी पॉलिसीज़ का कंपनी की फाइनेंस प्लानिंग के ऊपर एक ग्रेट इंपैक्ट पड़ता है, क्रूशियल इंपैक्ट पड़ता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कंपनी जो है इन द इनिशियल ईयर स्टार्टिंग की ईयर्स के अंदर कंपनी के पास बहुत सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। कंपनी डिफरेंट सोर्स से अपने लिए फाइनेंस अरेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल से फंड्स ले सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से ले सकती है, डिवेंचर्स इशू किए जा सकते हैं, कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जा सकता है, बैंक से लोन लिया जा सकता है, डिफरेंट सोर्स हैं। लेकिन कंपनी की एक पॉलिसी है, फाइनेंस की पॉलिसी कंपनी क्या करती है, फाइनेंसिंग पॉलिसी के अंदर क्या करती है कंपनी कि हम इनिशियल ईयर में केवल इक्विटी शेयर कैपिटल से ही फंड्स रेज करेंगे। इस पॉलिसी का कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर एक ग्रेट इंपैक्ट पड़ेगा। इसी तरह कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी की बात करते हैं। मान लीजिए कंपनी कहती है कि हम इनिशियल ईयर्स के अंदर केवल क्रेडिट वर्दी पीपल्स को, जो बहुत ज़्यादा फेथफुल लोग हैं, केवल उन्हीं को क्रेडिट पर सामान बेचा जाएगा और अदर्स पीपल्स को क्रेडिट पर सामान की अवेलेबिलिटी नहीं की जाएगी, अदर्स पीपल्स को क्रेडिट पर सामान सेल नहीं किया जाएगा। इस बात का भी इंपैक्ट कंपनी की फाइनेंस के ऊपर एकदम से पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जिनको अगर क्रेडिट पर सामान दे रही है तो ऑटोमेटिक बात है कि कुछ टाइम के बाद ही उनको वापस उसका पैसा मिल पाएगा। तो कंपनी को जब भी फाइनेंस प्लानिंग की जाएगी, कंपनी को अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज को ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट की अगर बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्रोसीजर और पॉलिसी, इन दोनों के बारे में आप जानते हो। जो प्रोसीजर्स होते हैं वो पॉलिसी से ज़्यादा क्लैरिटी में होते हैं। प्रोसीजर्स टेल अस द स्टेप्स टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। प्रोसीजर जो है हमें किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए सारे स्टेप्स बताते हैं, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट तक सारे स्टेप्स क्लियर होते हैं प्रोसीजर्स के अंदर, राइट। सो कंपनी जब भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है तो उसके लिए एडवांस में सारे स्टेप्स क्लियर कर ली जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी भी आपको बताया था कि मान लीजिए कंपनी इनिशियल ईयर्स के अंदर ये डिसाइड करती है कि हम केवल इक्विटी शेयर कैपिटल से ही फंड्स रेज करेंगे, हम किसी दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स इस्तेमाल किए जाएंगे जस्ट टू रेज फंड फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, कि इक्विटी शेयर से फंड रेज करने हैं तो उसके लिए कितने क्या क्या स्टेप्स रहेंगे और कितने होंगे, वो 5 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं या 3 स्टेप्स हैं। ये सारे स्टेप्स हमें क्या है फाइनेंशियल प्रोसीजर के अंदर एक्सप्लेन किए जाएंगे। होपफुली द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इनफैक्ट अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की, बेसिकली ओनली 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज देयर।
दो हैं, है भी कम, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है टू एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन रिक्वायर्ड। फाइनेंस प्लानिंग का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जिस समय हमें फंड्स की ज़रूरत है उस समय हमारे पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, हमें वेट ना करनी पड़े, क्योंकि वेट करने से कई बार अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती है, मिस हो जाती है, हम एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरली। इसका मतलब थोड़ा सा मैं इसको बड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फंड्स जो होने चाहिए हमारे पास एडिक्वेट फंड होने चाहिए। एडिक्वेट फंड्स का मतलब क्या है कि फंड्स ना तो पैसा जो है, कैश जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का ही हार्मफुल इफेक्ट है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कैश हमारे पास हमारी ज़रूरत से कम है, मतलब इनएडिक्वेट फंड हमारे पास है, तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि अगर हमारे पास फंड्स कम है तो हम अपनी डेली डे टू डे रूटीन की एक्टिविटीज़ को ही, जहाँ पर कैश की ज़रूरत है, हम उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हम हर एक्टिविटीज़ के लिए हम हर एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारी कुछ एक्टिविटी रह जाएगी और बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस भी कंप्लीट टाइमली नहीं हो पाएंगे और कंपनी की गुडविल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास फंड्स कम हैं। सेकंड, अगर हमारे पास फंड्स ज़्यादा हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हैं, तो बट नेचुरल क्या होगा कि जो फंड्स है वो आइडियल पड़े रहेंगे, बेकार पड़े रहेंगे, और उसका हम लोग बेटर यूटिलाइजेशन या मनी अर्न करने में, पैसा अर्न करने में उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। दीज वर द टू मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंस प्लानिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नियर अबाउट 7 पॉइंट्स इसमें है, और 7 के 7 पॉइंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है, बड़े आसान से हैं। सबसे पहली बात करते हैं हेल्प टू सी इवेंचुअलिटीज़। मीन टू से, अगर हम लोग फ्यूचर की बिजनेस ऑपरेशंस को, बिजनेस एक्टिविटी को टाइमली ही, एडवांसली ही फोरकास्ट कर लेते हैं और हमारा फोरकास्ट बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, इवेंचुअलिटीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। जो भी फ्यूचर के अंदर जो भी हमारे पास अवसर आएंगे, मौके आएंगे, इवेंट्स होंगी, उसका हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, फ़ायदा उठा पाएंगे। दूसरा हमारे पास आता है हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। सम टाइम क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि फ्यूचर के अंदर कोई भी मिसहैप या अनवांटेड इवेंट्स नहीं हो सकती, लेकिन अगर हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी है तो हम बिजनेस शॉक्स को या सरप्राइजेस को बड़े आसानी से टॉलरेट कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। इनफैक्ट फाइनेंस प्लानिंग हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस एक्टिविटी लाइक सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस एक्सेट्रा। इन सब के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे। फोर्थ पॉइंट की बात करें, हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। बट नेचुरल, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी फाइनेंस प्लानिंग अच्छी है तो हमारे पास एडिक्वेट फंड्स अवेलेबल रहेंगे। हमें जितनी ज़रूरत है फंड्स उतने ही होंगे हमारे पास, ना तो बहुत ज़्यादा होंगे और ना ही बहुत कम होंगे, क्योंकि इन दोनों का हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फिफ्थ पॉइंट की, हेल्प्स टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। हम फाइनेंस प्लानिंग की हेल्प से प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं, और उसको लिंक करने से ही हम बिजनेस को मैक्सिमम फ़ायदा, प्रॉफिट या आप कह सकते हो, ले पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सिक्स पॉइंट, हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैंने आपको 3 एक्टिविटी बोली थी बिजनेस के अंदर, फाइनेंस प्लानिंग के अंदर। पहले मैंने आपको बोली थी रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, दूसरी बोली थी प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, तीसरी बोली थी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अगर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी है तो इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में एक बहुत अच्छा लिंक एस्टेब्लिश कर पाएंगे, और जितना अच्छा ये लिंक अच्छा होगा उतने ज़्यादा बिजनेस हमारा ग्रोथ कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। कंट्रोल का मीनिंग भी आप सबको पता है। कंट्रोल के अंदर क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स को अपने फोरकास्टेड रिजल्ट के साथ, राइट। और फिर अगर कोई वहाँ पे डेविएशंस आते हैं, डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, डेविएशन का रीज़न फाइंड आउट करते हैं, और उनको फिर रेक्टिफाई करते हैं ताकि फ्यूचर में वो डेविएशंस ना आए। ये सारा प्रोसेस भी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर किया जाता है। होपफुली ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एट लास्ट विद दिस, आपको जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। राइट फ्रॉम इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल टॉक अबाउट द capital structure. So at last I thanks to all of you. Thank you.